तो 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 475 सीटों पर आज सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। मतदान की रफ्तार फिलहाल धीमी है। पश्चिम बंगाल में सुबह 9:11 तक 4.88% ही मतदान हुआ। केरल में 3.21%, तमिलनाडु में और कम 0.24% और पुडुचेरी में 0.38% और असम में 1% से थोड़ा सा कम 0.93% वोटिंग हुई है। आज 5 राज्यों की 475 सीटों पर मतदान चल रहा है। बंगाल और असम में आज तीसरे चरण का मतदान है। बंगाल के 31 और असम की 40 सीटों पर मतदान है। तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में सभी सीटों पर आज मतदान हो रहा है। जो 4 दिग्गज इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। रजनीकांत सुबह 7 बजने के कुछ ही देर बाद पहुंच गए थे वोट करने के लिए, अपना वोट कैस्ट करने के लिए। साथ ही साथ पी चिदम्बरम नजर आ रहे हैं जिन्होंने तमिलनाडु में अपना वोट डाला। कमल हासन भी चेन्नई में नजर आए और ई श्रीधरन सुबह 7 बजे जैसे ही वोटिंग शुरू हुई थी, ई श्रीधरन बीजेपी का चेहरा केरल से पलक्कड़ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी पहुंच गए थे सुबह वोट डालने के लिए। रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ है। हमारे साथ विशाल भी मौजूद हैं। लगातार हमारे साथ इस वक्त प्रसाद भोसेकर चेन्नई से मौजूद है और स्टूडियो से इस वक्त हमारे साथ आलोक मेहता जी हैं, हमारे साथ रास बिहारी जी हैं और शंभू जी भी लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले विशाल, आप वहां की रिपोर्ट दे दीजिए, क्योंकि शुरुआत में काफ़ी कतारें थी, लेकिन फिलहाल क्या अभी थोड़ा सा धीमा है मतदान और शांति है वहां पर? सबसे पहले आप, फिर उसके बाद रवि त्रिपाठी, आपका रुख करता हूं। देखिए सचिन, दक्षिण 24 परगना की कुछ विधानसभा सीटों पर हंगामे की खबरें आई हैं। जैसे कि टीएमसी के जो एक प्रत्याशी थे मकरी हाट पश्चिम सीट से, उन्होंने आरोप लगाया है कि मॉक पोल में जो उन्होंने 13 वोट डाले थे टीएमसी के लिए, उसमें से 9 बीजेपी को चले गए ईवीएम में, जिसको लेकर वह बूथ नंबर 84 पर थोड़ी देर मतदान रुका रहा। इसके अलावा कई जगह पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों पर टीएमसी आरोप लगा रही है चुनाव में हस्तक्षेप करने को लेकर। इसके अलावा अभी तक फिलहाल अगर हम डायमंड हार्बर की बात करें, शांति ही है। लोगों की लाइन अभी भी पहले जैसी ही है, लोग यहां पर निकल रहे हैं। एक बार मैं तस्वीरें आपको यहां पर दिखाऊंगा कि लोगों की लाइन लगी हुई है, घरों से बाहर निकल रहे हैं। दरअसल डायमंड हार्बर सीट अभिषेक बनर्जी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यहां पर है। बीजेपी उन्हें कड़ी टक्कर अलग अलग विधानसभा में दे रही है, क्योंकि डायमंड हार्बर से ही अभिषेक बनर्जी सांसद है और दक्षिण 24 परगना ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है। इसलिए यहां पर हालांकि अभी जो तीसरे चरण में टर्नआउट आ रहा है पोलिंग का, वो पहले 2 चरण की अपेक्षा थोड़ा कम जरूर है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि सुबह 9 बजे तक मात्र 4.88% वोटिंग हुई है। लेकिन इससे पहले के जो 2 चरण हुए थे उसमें यह प्रतिशत ज्यादा था। हालांकि लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, पर अभी भी थोड़ा सा यहाँ पर कहीं कहीं ऐसी खबरें आ रही हैं कि लोगों के अंदर थोड़ा डर भी है। कई जगह सीआरपीएफ के लोग रिंग बनाकर वोटर्स को लेकर जा रहे हैं ताकि उनके अंदर से डर को दूर किया जा सके। ठीक है रवि त्रिपाठी, आप क्या कहते हैं, वहां की तस्वीर दिखा दीजिए, फिर उसके बाद प्रसाद आपका रुख करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सचिन आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से तारकेश्वर में मैं हूँ, जहाँ हुगली जिला है, देखिए हुगली दिखाना चाहेंगे, हुगली के तारकेश्वर में हूँ और यहाँ पे स्वपन दास गुप्ता चूँकि प्रोबेबल कैंडिडेट माने जा रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उन्होंने इस्तीफा भी दिया है राज्यसभा से, आप जानते हैं तमाम विवाद भी लेकर रहा। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि वो कई जगह जूझते नजर आए, क्योंकि पोलिंग एजेंट को घुसने नहीं दिया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है। बीजेपी के लोगों को वोट डालने से कहीं ना कहीं दिक्कत किया जा रहा है। आपको हावड़ा में आपने देखा कि जिस तरह से उलबेरिया में ईवीएम मिला है टीएमसी के नेताओं के घर, तो बड़ा कहीं ना कहीं
इधर तनाव बहुत ज्यादा है इन दोनों इलाके में, लेकिन देखिए लोगों में कोई दिक्कत नहीं, लोग शांति से खड़े होकर लाइन लगा के वोट मतदान कर रहे हैं। और ये लाइन लगा के मैं चाहूंगा कि लोगों से बात भी करूं कि क्या कहना लोगों का है। लोग मतदान देने के लिए लाइन में लगे हुए हैं सुबह से। इधर पुरुषों की लाइन है, अंदर महिलाओं की लाइन है। क्या कितने बजे से लाइन में लगे आप लोग? बोलो, कितने देर से लाइन में है? 9 बजे से। क्या मतदान क्या सोच के कर रहे हैं? कैसी सरकार चाहिए? अच्छा सरकार चाहिए। अच्छा सरकार चाहिए। आप कैसा सरकार? बहुत सरकार अच्छा है, सरकार कोई गलती नहीं। वोट जो बात है पोलिंग एजेंसी के, वो आदमी का चेंज करे, बहुत लेट होता है। घंटा में 15 आदमी वोट देते हैं यहाँ पर। अच्छा, घंटा में 15 आदमी हुआ। 1.5 घंटा। हाँ, अभी जो 1.5 घंटा रोड में रहता है, कोई किसी को धुतकर नहीं है। वोट अंदर में सब नया लोग है, कितना रोड में रहेगा? एक तो पानी नहीं पीता। पोलिंग में देखिए दिखाना चाहेंगे, क्योंकि लंबी लाइन है, ये लाइन दिखाना चाहेंगे। देखिए महिलाओं की लाइन भी लंबी है, बच्चों को लेकर आए हुए हैं लोग, और लंबे समय से इंतजार करने की वजह से परेशानी होती है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर आते हैं सुबह से। आप लोग कितने देर से यहाँ लाइन में है? कितने देर से आए हुए हैं? कितना टाइम हो गया यहाँ पे? कितना टाइम? 8 घंटे ऊपर। बहुत देर लग रहा है, टाइम लग रहा है वोटिंग में, लेकिन और वोट डाल के जाएंगे पहले ना। जब सपन दास गुप्ता आपके साथ थे, उन्होंने कहा भी था कि मैंने इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों से इसकी शिकायत भी की है कि काफ़ी देर लग रही है, प्रोसेस स्लो चल रहा है और इसके ऊपर भी कार्रवाई की जाए, हमारे वोटर जो हैं वो अंदर नहीं जा पा रहे हैं। अब मनीष शुक्ला, एक बार आप हाल बता दीजिए, हेमंत बिस्वा शर्मा की सीट पर शायद इस वक्त आप खड़े हैं, और जो बाकी और जगह हैं उनसे आपके पास क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं? फिर उसके बाद मैं प्रसाद का रुख कर लूँगा, फिर मेहमानों का रुख करता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सचिन, देखिए यहाँ पर सुबह से बिल्कुल पीसफुल इलेक्शन हो रहे हैं। अभी तक कोई असम में कोई अपनी घटना सामने नहीं आई है। अमीन गांव के हम कंस्टिट्यूंसी में हैं और यहाँ देखें तो काफ़ी भीड़ है। हालांकि जैसे जैसे यहाँ पे गर्मी बढ़ रही है, लोग गर्मी से भी परेशान हैं, वो छांव ढूंढ रहे हैं, कोई शेडो जगह हो जहाँ पर वो आकर के इंतजार करें। आखिर यहाँ का मतदाता क्या सोचता है, क्या सोच के वोट डालने आ रहा है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। मैम ये बताइए कि किस तरीके से देख रही हैं आप पिछले 5 साल को जो बीजेपी की सरकार रही, आप संतुष्ट हैं उसके परफॉर्मेंस से? जी बिल्कुल संतुष्ट है। बीजेपी सरकार बहुत काम कर चुकी है यहाँ पे, अभी कुछ बाकी है। क्या मेन काम हुए हैं और क्या चाहिए असम को भी? और देखिए हमारे यहाँ पे पहले तो रास्ता बिल्कुल सही नहीं था, रास्ते पे बहुत काम हुआ है। और यहाँ पे अभी हमें मेन हमारा चाहिए अभी यहाँ पे नौकरी। हमारे यहाँ के लोग बहुत बेरोजगार है कुछ हद तक, तो नौकरी होने से हम लोग संतुष्ट होते हैं। हम इस बार चुनाव में देख रहे हैं कि जो भी नेशनल लीडर आ रहे हैं वो लगातार असम में जो बांग्लादेशी का मुद्दा उठा रहे हैं कि जो बाहरी बांग्लादेशी आके बस गए, हमने बॉर्डर पर ताला चाबी लगा दिया, अब कोई नहीं आ सकता। असम के लोग क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि ये सही स्टेप है, अब रुकना चाहिए जिस तरीके से अवैध घुसपैठ हो रही है असम में? हाँ, वो रुकना चाहिए, लेकिन जो हम लोग का मोदी जी जिस सरकार है वो जो सोच रहा है, जो भी कर रहा है वो हम लोग के लिए अच्छा ही करेंगे, वही सोच रहा है। अगर हम लोग का बांग्लादेश में जो हम लोग का इंडियन वासी है, अगर मोदी जी चाहते हैं उसको हमारा देश में लाने के लिए, तो अच्छे सोचेंगे ना कि वहाँ में वो लोग कष्ट में है, वो दिक्कत में है। की बात भी कर रहे हैं, एनआरसी की बात भी आपने हुई, और ये इस बार जो है चुनाव में मुद्दा बना भी था और लगातार कहा कि एक बार आ गए तो जैसे आपने कहा कि ताले चाबी वाला जो खेल होगा घुसपैठियों के लिए कम से कम। प्रसाद, एक तस्वीर आप दिखा दीजिए। देखिए, तमिलनाडु की अगर बात करें तो यहाँ पर एक ही चरण में 234 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं और सुबह से जो है चुनाव पूरे प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। कोई भी अप्रिय घटना का कोई भी अभी तक समाचार नहीं मिला है। जहाँ तक चेन्नई की बात है, इसी पोलिंग स्टेशन पर जो मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार है एम.के. स्टालिन और उनका परिवार यहाँ पर आए थे। वैसे ही सुपरस्टार रजनीकांत या फिर कमल हसन जो कि कोयम्बतूर साउथ से लड़ रहे हैं। तो चेन्नई में ज़्यादातर लोग, मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो स्कूल है, ये स्कूल और कॉलेज दोनों भी है, तो यहाँ पर लोगों की भीड़ ज़रूर लगी है। और मेरे पीछे भी देखते हैं महिलाओं के लिए अलग जो है प्रावधान किए गए, महिलाओं के लिए अलग फैसिलिटी है और जो है पुरुषों के लिए भी अलग है। तो धीरे धीरे करके वोटर्स यहाँ पर वोटिंग बूथ पर आ रहे हैं। तो अभी तक कहीं से भी किसी भी अप्रिय घटना का समाचार नहीं मिला है। ठीक है प्रसाद, मैं आप करूँगा। आलोक जी, मैं आपसे शुरू करता हूँ एक एक करके। सबसे पहले बंगाल 31 सीट्स, जिस तरीके से फिलहाल मतदान चल रहा है, फिलहाल धीमा है पहले से पहले नंदीग्राम और उससे पहले वाले फेज के मुकाबले अगर यहाँ पर देखा जाए, लेकिन टीएमसी की कोशिश ये है कि इस दौर को कम से कम कंसोलिडेट किया जाए, क्योंकि पिछली बार भी ज्यादातर सीटें यहाँ से टीएमसी की थी। देखिए सचिन जी, आपने देखा ना, अभिषेक बनर्जी जो सारे जिसको केंद्र रहे हैं और ममता बनर्जी के उत्तराधिकारी के रूप में, कल भी शायद आपने भी कहीं एक पोस्टर दिखाया था आपके चैनल ने भी, जिसमें बाकायदा दिखाया गया कि यही है युवराज। तो अब युवराज का मुकाबला जो इस तरह से हो रहा है
और लगातार बंगाल में एक इसके पहले सचिन जी मैं जोड़ना चाहूँगा, बंगाल और असम दोनों नक्सल प्रभावित और नक्सल भी जुड़े हुए लोग ही कई उम्मीदवार या पार्टी के लोग हैं। इनके अदीप चौधरी जो है उनको तो इसीलिए मैंने बाकायदा इंदिरा गांधी तक ने जेल में भेजा था, आज वही बंगाल में नेता हैं कांग्रेस के। तो ऐसे नक्सलियों का एक आतंक जो है उससे मुक्ति यदि जो जनता चाहती है, मुझे लगता है कि बंगाल और असम के लिए भी एक बड़ा संदेश ये जो घटना हुई है भयानक, जिस तरह से करते हमारे सैनिकों को लगातार जो आतंकवादी की तरह नक्सल, वही हमारे लोकतंत्र में इस तरह से चुनाव में हिंसा लगातार जो हो रही है, जिसकी चर्चा अभी राज बिहारी जी और शंभू जी भी कर रहे थे। तो मेरा ऐसा मानना है कि चुनाव बहुत निर्णायक है भारतीय गणतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए। और जिस समय उत्साह, ये ठीक है कि जो देखिए अभी भी पिछली बार भी बहुत ही कम गड़बड़ हो पाई, हमारे सीआरपीएफ के लोग, दूसरे वहाँ गैर सैनिक बल लगातार लगे हैं। थोड़ा समय लगता है मशीनों में, और टीएमसी को ये बहाना हो जाता है। देखिए वो तो चाहते हैं कि जल्दी कर दे, वो बीजेपी पे आरोप लगाते हैं, लेकिन सही बात यह है कि कई बार मशीन गर्मी में कुछ गड़बड़ होता है, कभी थोड़ा सा बदला जाता है। थोड़ा धैर्य तो होता ही है यदि जहाँ पर होगा, और जिन लोग जो जानते हैं कई बार ऐसे जब भारी मतदान होते हैं तो थोड़ा समय लगता है, शायद यही एक थोड़ी शिकायत हो सकती है। और एक और चीज़ भी होती है ना राज बिहारी जी, मुझे याद पड़ता है कि जिस वक्त लेफ्ट का गढ़ होता था, जब ये कहते थे कि वो कोई उसे तोड़ नहीं पाएगा, वो उनके अपने ही कैडर की लाइनें इतनी लगती थी, इतनी लंबी लगती थी कि एक एक वोट में बहुत वक्त लगता था। और दूसरे वाला जो होता था, जो ओपोजिशन होता था, वो यही कहता था कि देखिए हमारे वोटर को नंबर नहीं आ रहा। जब तक समय खत्म होता था तब तक उनका एक बहुत बड़ा कैडर छूट जाया करता था। हालांकि इसको बूथ कैप्चरिंग नहीं कहते थे, कहते कि ये लेफ्ट का अपने तरीके का एक पैटर्न है जिस कारण से वहाँ सरकार नहीं बदलती। नहीं था तो वो बूथ कैप्चरिंग ही। और सबसे बड़ी बात है, जैसे कि शंभू जी कह रहे थे कि कम्युनिस्टों के राज में इतनी हिंसा नहीं थी। सच यह है कि कम्युनिस्टों के राज में भी भयंकर हिंसा थी, बहुत बड़े बड़े कांड हुए थे। 1971 में जब राष्ट्रपति शासन था तो साईंवाड़ी में 2 भाइयों की हत्या करके उनकी मां को खून सना चावल खिलाया गया था, कम्युनिस्ट नेताओं ने खिलाया था। और 1979 का जो मरीज झापी कांड था जिसमें हजारों लोग मारे गए थे पुलिस फायरिंग में, वो भी कम्युनिस्टों की राज था। और कम्युनिस्टों ने, दरअसल क्या है कि कम्युनिस्टों के राज में एक व्यवस्था थी कि कोई भी चीज़ बाहर नहीं जाएगी। मीडिया पे भी उनका कब्जा था। उस समय टीवी चैनल नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तो बहुत चीज़ें बाहर नहीं आती थी। और जहाँ तक हिंसा की बात है या भ्रष्टाचार की बात है, तो 1978 का जो पहला पंचायत चुनाव था 30 वर्ष तक, उसमें भी कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बनाया था। और 1982 में तो जो केंद्र से फंड गया था उसको लेकर कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता थे उस वक्त उन्होंने जवाब मांगा था। और उस समय सीपीआई कांग्रेस का साथ छोड़कर और वाम मोर्चे में शामिल हो गई थी। और कांग्रेस के जितने नेता थे उनका कहना था कि वाम नेताओं ने जो केंद्र से पैसा मिला है वो सब भ्रष्टाचार किया है, पंचायतों में जो पंचायत के नाम पर पैसा मिला है वो खा गए हैं। तो कहीं ना कहीं कैडर वही है ना। चलिए ठीक है, कैडर जरूर इधर से उधर झूल करके शिफ्ट हो जाता है, पर वो जिसे कहते हैं कि ठीक है विचारधारा भले थोड़ी सी बदल गई हो लेकिन कैडर थोड़ा ना बदला। कहीं ना कहीं कैडर शिफ्ट जरूर हुआ है, लेकिन है तो वही लोग। कैडर शिफ्ट हुआ है लेकिन उनकी आदत नहीं बदली है। टीएमसी में जो अंदरूनी जो लड़ाई है उसकी वजह यह भी है कि जो लोग लेफ्ट से टीएमसी में आए हैं, क्योंकि वो भी उस वक्त ठेकेदारी कर रहे थे, वो भी रंगदारी वसूल रहे थे, वो भी जो भी गलत धंधे हैं उनमें इन्वॉल्व थे। और जो टीएमसी में जो कुछ लोग हैं, पहले से जो लोग हैं, वो अपना कब्जा बनाए रखना चाहते हैं। अभी जो अगला फेज आएगा, जहाँ अभी जैसे दक्षिण अगर 24 परगना की बात करें, वहाँ पर कई ऐसे एरिया हैं जहाँ पर टीएमसी आपस में इसी बात पे लड़ती है। और उत्तर 24 परगना में जब आएंगे वहाँ पर कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बहुत लड़ाई है। इसी तरह से बीरभूम का इलाका है। अगर हम दक्षिण 24 परगना की बात करें कि लोकसभा चुनाव में दक्षिण 24 परगना की 5 में से 2 सीटें बीजेपी ने जीती थी और कई विधानसभा सीटों में बीजेपी वो आगे रही थी। तो इस कारण ऐसा नहीं है कि बीजेपी बहुत अच्छी ताकत में वहाँ पर है, और ये वहाँ लोग मान के चलते हैं कि बदलाव की ब्यार है। और ख़ास तौर में जो दक्षिण 24 परगना के जो मुस्लिम एरिया, जैसे रायदेगी एक सीट है, रायदेगी मुस्लिम बहुत हैं। डायमंड हार्बर का फाल्टा, सदगछिया, और इसमें भी मुस्लिम मतदाता की संख्या बहुत है। तो यहाँ पर संयुक्त मोर्चा ने कोशिश की है, और ख़ास तौर पे जो इंडियन सेकुलर पार्टी है उसने जो अपने कैंडिडेट उतारे हैं उनके माध्यम से ये मुस्लिम वोटरों को अपनी तरफ खींचने की जो कोशिश कर रहे हैं, हालांकि उसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। मुस्लिम मतदाताओं पे अब भी ममता का पहले जैसा ही वो असर है। ये जरूर है कि 2-4% वोट बीजेपी की तरफ वो झुकेगा। कुछ कारणों से वो वहाँ के जो स्थानीय जो कारण हैं जिसमें से नाराज़गी है कैंडिडेट से, टीएमसी लोगों की, मुसलमानों की, वो बीजेपी की तरफ जा सकता है। लेकिन इस बार अगर आप देखें, अगर आप अपने रिपोर्ट से पूछेंगे
कि इन इलाकों में जहाँ दक्षिण 24 परगना के जहाँ जहाँ इलाके हैं जहाँ मुस्लिम मतदाता हैं वहाँ पर टीएमसी को बीजेपी बड़ी टक्कर दे रही है। अगर हम झंडों के माध्यम से देखें, लोगों के माध्यम से देखें, अगर हम चुनाव कार्यालयों के माध्यम से देखें तो बीजेपी कहीं भी कमज़ोर नहीं है वहाँ पर। ठीक है शंभू जी, कि डायमंड हार्बर आपको लगता है कि इस दौर का यानी कि इस फेज का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशल इस वक्त की सीट है? देखिए, डायमंड हार्बर इसलिए भी क्रूशल सीट है कि एक तो 8 सीटें और अभिषेक बनर्जी का वहाँ सारा असर है। अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के भतीजे हैं, इसलिए और जितना आरोप लगे हैं बीजेपी ने जो निशाना साधा है आरोप भ्रष्टाचार का, वो अभिषेक बनर्जी पर साधा है। अभिषेक बनर्जी उसमें लिप्त भी कई जगह तो पाए गए हैं सीधे सीधे। लोगों में नाराजगी भी है, अभी जो दिखा रहे थे रवि त्रिपाठी हम देख रहे थे, तो वो लोगों में नाराजगी भी है। अब वो अभिषेक बनर्जी का नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनको डर भी है अभिषेक बनर्जी से। तो पर ये बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार बहुत हुआ है, चीज़ें नहीं पहुंची हैं ज़मीन तक। अगर विकास कहीं नहीं पहुंचा है तो ममता बनर्जी का 10 साल का जो राजकाज है उसका क्या फ़ायदा हुआ? दूसरे, हिंसा को जो मैं कह रहा था, हिंसा का जहां तक मेरा मामला है, ममता बनर्जी ने कोई कम हिंसा नहीं की है। चूंकि एक बीजेपी उनका सीपीएम का एक काडर था, उसको काउंटर करने के लिए एक पैरेलल काडर खड़ा किया ममता बनर्जी ने, और दोनों मिलकर जबरदस्त हिंसा करते थे। इस तरह कहा जाए कि बंगाल बिल्कुल बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से जी रहा था, कभी ऐसा नहीं हुआ। 1966 से तो मैं देख ही रहा हूं भाई, पहले नक्सलबाड़ी आंदोलन से लगा करके हिंसा तो हिंसा फैलती रही है, तो हिंसा को काउंटर करने के लिए भी हिंसा हुई है। कम से कम बीजेपी ने एक नई तरह की राजनीति शुरू की है। जाहिर है शोर शराबा बहुत है, उसमें भी हंगामे बहुत हैं, लेकिन फिर भी वो एक नई तरह की राजनीति है। इसमें कुछ उम्मीदें भी उभरती हैं और कुछ जो कैडर है वो भी इधर से उधर हुआ है। सीपीएम का बहुत सारा कैडर अब बीजेपी में आया है और उसकी वजह है सिद्धांत। सीपीएम के एक कैडर से जैसे मेरी बात हुई थी बंगाल में, तो उनका ये कहना था कम से कम एक सिद्धांत तो है। ममता दीदी के पास तो कोई सिद्धांत ही नहीं है, पार्टी है लेकिन सिद्धांत कोई नहीं है। शायद इसी वजह से रवि ओझा, हालांकि डायमंड हार्बर है, इसी कारण से भले शुभेंदु अधिकारी हों और टीएमसी के जो बड़े बड़े नेता हों, वो सिर्फ कहते रहेंगे कि हमारी बात ही नहीं सुनी जाती, सिर्फ भतीजे की सुनी जाती है और सिर्फ अभिषेक की चलती, इस कारण से जो है हम छोड़ करके चले गए। ये जो नाराजगी है, शायद उसी नाराजगी का कारण है कि इस वक्त पिछले दौर में जो है वो टीएमसी थोड़ी बैकफुट पर नजर आ रही थी, या आपकी रिपोर्ट्स कुछ और है? आप सभी को मेरा सुप्रभात। अभी आपने शुभेंदु साहब का जिक्र किया, एक बात बताइए, क्या वो कैमरे के करके कहते हैं कि जो मुझे मिलना चाहिए था वो मुझे नहीं मिली, पार्टी में अभिषेक बनर्जी जी की सुनी जाती। एक बात बताइए, घर से 2-2 सांसद हैं, बोरो चेयरपर्सन है, 35 से ज्यादा सरकारी पद उनके पास में। अब इसके बाद में और इंसान को क्या चाहिए और क्या तवज्जो पार्टी से मिलना चाहिए, ये समझ लेना चाहिए। और हम कहीं भी किसी भी तरीके से बैकफुट पर नहीं। ममता बनर्जी ने 10 वर्षों में उन्नयन का काम किया है, जनसाधारण तक उनके पहुंचे हैं, अब उनके काम से बहुत खुश हैं। और ये चीज 2 तारीख को प्रत्यक्ष रूप से लोगों को दिख जाएगी, केवल बंगाल में ही नहीं अपितु पूरे भारत में। ठीक है रवि ओझा, आपका ये कहना है कि सिर्फ बंगाल ही नहीं पूरे भारत में है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके की रिपोर्ट सारी, एक बार फिर से मैं बताता चलूं, फिलहाल मतदान तो स्मूथली चल रहा है, फिलहाल बहुत ज्यादा हिंसा की खबर नहीं है। ईवीएम को लेकर के एक दो जगह पर गड़बड़ी की खबर आई थी, लेकिन फिलहाल मतदान की रफ्तार है वो थोड़ी सी धीमी है। एक छोटा सा ब्रेक लेना मुझे वापस, फिर हम तुरंत वापस आते हैं। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.